प्यारे साथियों, आपका आज के इस छोटे से एपिसोड में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण विषय? जैसा कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे विद्यार्थी वर्ग में एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, क्योंकि जितनी भी कंपटीशन एग्जाम थी, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड, इन तीनों परीक्षाओं के होने के बाद विद्यार्थी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि कई विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी थी, लेकिन कई विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी वो पेपर को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए और पेपर होने के बाद अपने आप को आगे की तैयारी को लेकर कुछ व्यवधान महसूस कर रहे हैं। उस व्यवधान के चलते मैंने ये महसूस किया है कि आपको एक अच्छी भर्ती की ओर जल्द ही अग्रसर होना चाहिए और वो भर्ती बहुत ही निकट भविष्य में, यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी। तो आज के इस वीडियो में अपन एलडीसी भर्ती के बारे में बात करेंगे, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा अभी आने वाले दिनों में इसकी विज्ञप्ति जारी होगी और उसकी परीक्षा भी ज्यादा समय न लेते हुए आगामी कुछ ही महीनों में आयोजित की जाएगी। लेकिन हमारे विद्यार्थी वर्ग इस एलडीसी भर्ती में आने वाले पाठ्यक्रम से या तो परिचित नहीं है, या कई विद्यार्थी परिचित होते हुए भी अपने आप को कुछ चुनिंदा विषयों की वजह से दूर कर बैठे हैं कि यह विषय मेरे लायक नहीं है, इस कारण मैं इस भर्ती की तैयारी नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज का ये वीडियो आपने अगर पूरा देखा तो इसमें अपन पूरे सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, टॉपिक वाइज किस विषय में कौन कौन से टॉपिक हैं, और लास्ट में आपको एक ही बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है कि आपको हमारी तरफ से चंद्र एजुकेशन पर क्या मिलने वाला है। जो विषय या जिस टॉपिक से आप दूर भागना चाह रहे हैं, लेकिन इस चैनल पर आप जुड़े हैं, तो उस विषय को लेकर आप नजदीक आना चाहोगे अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा। तो चलिए अब बिना समय गंवाए अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का अपना टॉपिक है एलडीसी भर्ती का विस्तृत पाठ्यक्रम कि कौन कौन से विषय इस एलडीसी भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं। अगर अपन बात करें इसके पेपर की पैटर्न की, तो मैंने लैपटॉप की स्क्रीन को खोल लिया है। यहाँ पर राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा यह पेपर आयोजित किया जाता है और इसमें लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा, अभी हालांकि नई भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, इसलिए अपन जो पिछली भर्ती का पैटर्न था उसी पर चर्चा करेंगे। लगभग 95% यही सिलेबस रहने की पूरी संभावना है। तो पहले बात करते हैं, तो इसमें एलडीसी भर्ती में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 100 अंक का होता है, यानी कि कुल मिलाकर आपके 200 अंक के 2 पेपर हो गए, और आपकी 100 अंक की टाइपिंग टेस्ट होती है। वो टाइपिंग टेस्ट जब आप लिखित परीक्षा के इन दोनों पेपर को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद आयोजित की जाएगी। बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन आयोजित होने वाले हैं। पहले पेपर प्रथम होगा, उसके बाद द्वितीय पारी में आपका पेपर दूसरा होगा। पेपर का टाइम की बात करें तो प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होने वाला है और प्रत्येक पेपर 100 अंक का है, और इसमें आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या प्रत्येक पेपर में 150 होने वाली है। सबसे पहला पेपर होगा आपका, वो होगा फेज फर्स्ट में सामान्य ज्ञान का, दैनिक विज्ञान और गणित। ये अगर मोटा मोटी रूप से यहाँ पर देखा जाए तो 3 विषय यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक गणित है, एक विज्ञान है और एक जीके है। 50 प्रश्न आपके गणित के आएंगे, 50 प्रश्न ही आपके विज्ञान के आएंगे और 50 प्रश्न ही आपके जीके के आएंगे। यह है आपका पहला पेपर। उसके बाद अपन दूसरे पेपर की बात करते हैं, तो दूसरा पेपर है, उसमें आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये पेपर भी 3 घंटे का होगा। 150 प्रश्न आएंगे
और 100 अंकों का होगा। इसमें आपके 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। इनका विस्तृत सिलेबस क्या है इसकी भी चर्चा अपन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज यानी जीके। जीके में आपके सबसे पहले मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पहला टॉपिक है सामयिक मामले, यानी कि आपका राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे और संबंधित संगठन और संस्था, यानी कि आपको स्टेट राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपको नेशनल करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। ये टॉपिक तो आम बात है, प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको थोड़े बहुत टॉपिक है जो भारत के भूगोल से संबंधित पूछे जाएंगे। उसमें भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहला आता है भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, यानी कि भारत की इकोलॉजी आएगी। और वन्य प्राणी यानी कि आपको राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव प्राणी है, कौन कौन से प्राणी हैं, ये इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है वो है राजस्थान की भौतिक दशाएं। इसमें भौतिक दशाओं में यानी कि राजस्थान का भूगोल है, उसमें सबसे पहला टॉपिक जलवायु है, वनस्पति है और मृदा है। इसके साथ साथ प्रमुख भौतिक विभाग यानी कि भौतिक प्रदेश होंगे। उसके बाद मानव संसाधन आता है। मानव संसाधन में जैसे जनसंख्या है और जनजातियां हैं कि कौन कौन सी जनजातियां हैं और जनसंख्या के बारे में। इसके साथ साथ राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे तो वहां पर खनिज से संबंधित सवाल, वन, जल और पशुधन, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ वन्य प्राणी और संरक्षण यानी कि राजस्थान के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं, कौन कौन सी बाघ परियोजना है और कौन कौन से जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है और कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व है, इनकी भी चर्चा यहां पर आपको करनी होगी। उसके बाद राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास है। यहां पर राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजना है यानी कि कौन कौन सी नदी पर है या कौन कौन सी सिंचाई परियोजना के माध्यम से किन किन जिलों में जल की आपूर्ति होती है। उसके बाद आप मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजना है यानी कि कौन कौन सी परियोजनाएं जो मरुभूमि में चलाई जा रही हैं। उसके बाद हस्त उद्योग है यानी कि कहने का मतलब यह है मोटा मोटी रूप से उद्योग आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम और विकास की संस्था हैं और उनमें पंचायती राज की क्या भूमिका है विशेष रूप से यह पूछा जाएगा। उसके बाद राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं। भूगोल की बात हो चुकी है, इसमें सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास दे रखा है यानी कि आपको 1200-1300 से लेकर 1800 तक का जो बीच का काल है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना और राजनीतिक पुनर्गठन यानी कि आपको इतिहास, आधुनिक इतिहास में जैसे बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन हो गया, चाहे जनजाति आंदोलन हो गया, चाहे 1857 की क्रांति होगी। इन टॉपिकों को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट टॉपिक नहीं दिए हैं लेकिन आधुनिक आ गया, इसका मतलब आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं लोक भाषाओं में बोलियां और साहित्य यानी कि कला संस्कृति में भाषा और साहित्य का एक टॉपिक शामिल रहता है, वो टॉपिक भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद लोक संगीत और लोक नृत्य, कौन कौन से संगीत है, किस क्षेत्र में कौन सा गीत गाया जाता है, किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। नृत्य और संगीत का टॉपिक आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं संत यानी कि राजस्थान के प्रमुख लोक संत, कवि, योद्धा, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और लोक देवियां एवं सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि कौन कौन सी धर्म से संबंधित जो महापुरुष हुए हैं उनकी भी बात यहां पर करनी है। इसके साथ साथ मेले और त्योहार, ये टॉपिक तो अगर आप राजस्थान में रहते हैं और मेले और त्योहार नहीं पढ़ते हैं किसी भी परीक्षा में तो ये एक अपने आप में अलग बात होती है। उसके बाद कौन कौन से रीति रिवाज अपने समाज में परंपरा में चलते हैं, कौन कौन सी वेशभूषा और आभूषण, कौन कौन से महिलाएं आभूषण धारण करती हैं,
कौन कौन से आभूषण पुरुषों के द्वारा धारण किए जाते हैं और क्या वेशभूषा यहाँ पर अपने रही है, इनकी भी चर्चा अपन को इस पाठ्यक्रम में करनी पड़ेगी। उसके बाद राजस्थान का औद्योगिक विकास है। हालांकि उद्योग का टॉपिक पहले आ चुका है, लेकिन इन्होंने प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र इनकी बात की है। अगला टॉपिक अपने देर का कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कि उद्योगों के लिए कच्चा माल कहां से उपलब्ध हो रहा है, उनकी चर्चा करनी है। खनिज आधारित बड़े और छोटे उद्योगों के साथ कुटीर उद्योगों की भी चर्चा इस पाठ्यक्रम में की गई है। उसके बाद ऊर्जा संसाधन आ रहा है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, चाहे वो जल विद्युत ऊर्जा हो, चाहे वो तापीय ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, इन चार ऊर्जाओं की चर्चा यहाँ पर अलग से पॉइंट लिखकर की गई है। यानी कि मुख्य रूप से आपको इन चार ऊर्जा को जरूर पढ़ना है। इसके साथ आपका पहले पेपर में जो सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब अपन दैनिक विज्ञान की चर्चा करते हैं। इसमें आपका पहला टॉपिक है दैनिक विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। ये आपका एक पहला टॉपिक है पूरा। दूसरा टॉपिक है धातु अधातु और इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ये आपकी यूनिट नंबर 2 है दैनिक विज्ञान में। दैनिक विज्ञान में तीसरा पॉइंट आता है कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, और इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन का ही एक भाग है। उसके साथ साथ कार्बन के अपरूप है, ये इसी यूनिट में शामिल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कह सकते हैं। CNG है, बहुलक यानी कि पॉलीमर, साबुन और अपमार्जक, ये यूनिट 3 के टॉपिक हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं प्रकाश का परिवर्तन और इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। यानी कि प्रकाश की पूरी यूनिट है वो आपको पढ़नी है, लेकिन विशेष रूप से इन्होंने टॉपिक दिया है, इस पर आपको गौर जरूर करना है। उसके बाद 5वीं यूनिट आती है विद्युत धारा से संबंधित। इसमें ओम का नियम भी है, विद्युत धारा, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है, चाहे बाएं हाथ का नियम हो, दाएं हाथ का नियम हो, विद्युत जनितर है, विद्युत मोटर है, और घरों में किस प्रकार विद्युत का संयोजन है उसकी व्यवस्था को भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद घरों में आने वाली विद्युत युक्तियां हैं, उसकी कार्यविधि क्या है, किस प्रकार से वो काम करती हैं, उनका क्या रखरखाव है और उपयोग में लेते समय उनकी क्या सावधानियां रखनी हैं। इसके साथ साथ जो आपकी अगली यूनिट आती है दैनिक विज्ञान में वो अंतरिक्ष से संबंधित है। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें आपका भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम कौन कौन से हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी के जो बेसिक टॉपिक हैं उनको आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं जेनेटिक्स, अगली यूनिट आपकी आनुवंशिकी से संबंधित है। आनुवंशिकी की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसके बाद मेंडल के आनुवंशिकता के जो प्रमुख 3 नियम हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत यानी कि सेंट्रल डोग्मा, प्रोटीन का सेंट्रल डोग्मा थ्योरी है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। और मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में किस प्रकार से संतान उत्पत्ति के समय लिंग का निर्धारण होता है, इसकी बात आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। उसके बाद अगली यूनिट है आपकी वो एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, यही दैनिक विज्ञान में शामिल है। इसमें आपके पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनके जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये टॉपिक अमूमन प्रतियोगी परीक्षा में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में शामिल जरूर है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी आती है, उसमें जैव पेटेंट है, नई पादप किस्मों का परिवर्तन कैसे करते हैं, ट्रांसजेनिक जीन या पराजेनिक जीव की बात यहाँ पर करेगी ये। उसके बाद अगली यूनिट है जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व, यानी कि किस औषधीय पादप का क्या महत्व है। प्रमुख रूप से जो औषधीय पादप हो गए या जो वानस्पतिक और जंतु है उनकी आर्थिक महत्व की चर्चा यहाँ पर की गई है। उसके बाद दैनिक विज्ञान का अंतिम 10वीं यूनिट है, उसमें पहला आता है रक्त समूह ब्लड ग्रुप, रक्तदान यानी कि रक्त का आदान प्रदान कैसे करते हैं,
RH फैक्टर, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य यानी कि ह्यूमन हेल्थ, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से संतुलित भोजन की बात की गई है, तो वहां पर विटामिन वगैरह है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज अम्ल है, इनकी चर्चा की गई है। उसके बाद लास्ट और अंतिम इसी यूनिट का भाग है मानव रोग। इस यूनिट से लगभग 1% तो निश्चित है, इससे ज्यादा हो सकता है तो 2% भी आपको जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस यूनिट को ध्यान से पढ़ना। मानव रोग यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। विटामिन ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। उसके बाद पहले पेपर का तीसरा पार्ट आता है, वो है आपकी गणित। इसमें आपकी वैदिक विधि से संख्याओं का वर्गमूल है, घनमूल है, स अंकों की संख्याओं तक आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरी यूनिट है गुणनखंड है, बहुपदीय गुणनखंड है, समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लघु गुणक यानी कि बीज गणित के साथ साथ आपको लघु गुणक यानी कि लोग का एक टॉपिक भी पूछा जाएगा। अगली यूनिट है अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि, छाजा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और बट्टा, ये आपके अंक गणित के टॉपिक है। उसके बाद आपकी ज्यामिति आती है। चौथी यूनिट में ज्यामिति पर एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पूरी की पूरी शामिल है। उसके बाद पांचवी यूनिट आती है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि क्षेत्रमिति भी आपको यहाँ पर पूरी दी गई है। उसके बाद है कोण है उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि यहाँ की ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर त्रिकोणमिति आ गई है छठी यूनिट में। त्रिकोणमिति की जो प्रमुख सर्वसमीका है, ऊंचाई और दूरी की सामान्य समुच्चय, ऊंचाई दूरी के जो प्रश्न आते हैं आपके अमूमन कक्षा 9th और 10th में वो दिए गए हैं। उसके बाद गणित की आपकी लास्ट और सातवीं यूनिट है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह, ये टॉपिक आपके कक्षा 10 में शामिल है। वो ही पाठ्यक्रम यहाँ पर दिए गए। लगभग अगर आपने कक्षा 10 की मैथ और कक्षा 9th की मैथ पूरी मिला ली है तो आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आपके दूर है। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है पेपर नंबर 2। दूसरे पेपर में आपके हिंदी और इंग्लिश है। इसमें हिंदी में बात करते हैं तो संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युगम, संज्ञा शब्दों से विशेषण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, उसमें कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य तीनों हैं। क्रिया में अकर्मक, सकर्मक और पूर्वकालिक तीनों क्रियाएं दी गई हैं। फिर वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, और अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी के समानार्थक हिंदी शब्द यानी कि ये पारिभाषिक शब्दावली के नाम से किताबों में ये टॉपिक रहता है। उसके बाद सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण करना है और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण करना है, यानी कि यह ऐसा टॉपिक है जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में शामिल रहेगा। और लास्ट हिंदी का टॉपिक आता है वो कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। यहाँ पर आपको 3 से 5% पूछे जाने की संभावना रहती है। उसके बाद आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, दूसरी वॉइस में एक्टिव पैसिव, तीसरा नरेशन में यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें असर्टिव टू नेगेटिव में बदलना, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और वॉइस वर्सा यानी कि वाक्यों का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। इसके साथ साथ आर्टिकल है और डिटरमाइनर्स है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से संबंधित टॉपिक, कौन कौन सा प्रीपोजिशन किस वाक्य के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, ये आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश करना है, इंग्लिश टू हिंदी। ये सेम टॉपिक हिंदी का है वो ही वापस इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड वर्ड रॉन्गली यूज्ड। कई बार क्या होता है कुछ सेंटेंस दे रखा है
और वहां पर आपको एरर निकालने को पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी एरर है, या तो क्या आना चाहिए वो नहीं आया है, या जो नहीं आना चाहिए वो आया है, उनकी पहचान आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद आपको बात करते हैं तो ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, यानी कि वोकैबुलरी आएगी, शब्दावली आएगी, उनके हिंदी नाम आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। इंग्लिश में नाम आएगा और उसका हिंदी क्या हो सकता है, सेम हिंदी में जो पारिभाषिक शब्दावली है वो वापस इंग्लिश में यूज की गई है। उसके बाद सिनोनिम्स है यानी पर्यायवाची है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, यानी कि हिंदी के जो उपसर्ग प्रत्यय है वो प्रीफिक्स और सुफिक्स शब्दों के आगे और शब्दों के बाद में। इसके साथ साथ कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, यानी कि एक जैसे हिंदी में कह सकते हैं तो भ्रमित शब्द क्या आना चाहिए और हकीकत में उसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए और उसकी क्या स्पेलिंग है, उससे करेक्ट वर्ड आपको बनाने हैं। उसके साथ साथ एक पैसेज आपका आएगा, उसमें से आपको प्रश्न हल करने होंगे। और लास्ट और अंतिम टॉपिक है इंग्लिश का, वो होता है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर और नोटिस टेंडर, यानी कि जो कार्यालय पत्र हिंदी में है वो वापस इंग्लिश में है, और जो प्रमुख रूप से जो आपके कार्यालय पत्र है उनके नाम भी इन्होंने सिलेबस में डिटेल में अंकित किए हैं। तो यहाँ पर ये आपको सुविधा जरूर हो जाएगी कि कौन कौन से पढ़ना है और कौन कौन से छोड़ने हैं। इसके साथ साथ यहाँ आपके नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में शामिल होने वाली है। क्या रहेगी नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/3, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाते हैं तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूं। तो बात करते हैं, जैसे आपने 3 क्वेश्चन किए हैं, यहाँ आपने 6 क्वेश्चन अटेंड किए हैं और 6 में से मान लो आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 3 क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो वो 3 क्वेश्चन जो सही हुए हैं उसमें से जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका 1/3 यानी कि 1%, जो 3% सही हुए हैं उसमें से 1 काटा जाएगा, यानी कि आपके पीछे 6 में से अब टोटल 2% सही बचेंगे। ये होता है नेगेटिव मार्किंग का फैक्टर। विद्यार्थियों कंपटीशन परीक्षाओं में जो नेगेटिव मार्किंग का विद्यार्थी ध्यान रखता है वो अक्सर सफलता को जल्दी अर्जित कर लेता है, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित होता है। ये दोनों पेपर अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हैं, यानी कि इनकी दोनों की कॉमन मेरिट बनेगी और उनमें से जो विद्यार्थी जितनी पोस्ट होगी उसकी 5 गुना विद्यार्थी टाइपिंग के लिए पास किए जाते हैं, और टाइपिंग होने के बाद जो 100 नंबरों की टाइपिंग है उसके बाद आपकी फाइनल 300 में से मेरिट बनती है। टाइपिंग की क्या प्रोसेस रहेगी इसकी भी चर्चा अपन आने वाले वीडियो में जरूर करेंगे, और सिलेबस से संबंधित जितनी भी चर्चा थी अपन ने इस वीडियो में की है। अब आपके लिए क्या खुशखबरी होने वाली है ये मैं आशा कर रहा हूं आप काफी समय से इंतजार कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, अक्सर हमारे विद्यार्थी 3 सब्जेक्ट में एलडीसी परीक्षा को लेकर बहुत अपने आप को दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो भ्रम है वो होता है गणित। इसके साथ साथ विज्ञान और अंग्रेजी भी कई विद्यार्थी अपने आप को कुछ हद तक असुरक्षित महसूस करते हैं। तो विद्यार्थियों, एलडीसी पाठ्यक्रम में गणित के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको इसी चंद्र एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से और रेगुलर करवाया जाएगा। यानी कि एलडीसी जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी उसकी एलडीसी में गणित के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे कक्षाएं, सारे वीडियो इस चैनल पर आपको आने वाले समय में अति शीघ्र निःशुल्क देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप गणित विषय को लेकर गंभीर नहीं हैं कि गणित मुझे आती नहीं है, ऐसा है, तो आप बिल्कुल अब जागृत हो जाएं। अब गणित की चिंता आपको नहीं करनी है। मैं आपको पूरी की पूरी एलडीसी की जो गणित है वो बिल्कुल निःशुल्क रूप से इस चैनल पर करवाने वाला हूं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लें, ताकि क्लासें आते ही आप उसके पढ़कर और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें, ताकि आपका 50 क्वेश्चन का जो एक खेल है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसके साथ साथ विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के भी मैं प्रयास करूंगा जितने टॉपिक मेरे से हो पाएंगे, जितना मैं समय मिलेगा उस हिसाब से विज्ञान के भी अधिकांश टॉपिक मैं इसी चैनल पर करवाने का प्रयास करूंगा। तो विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और इस वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर
एक गरीब विद्यार्थी और गांव में बैठा विद्यार्थी इसको निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठाकर अपने भाग्य को आजमा सकता है। इसलिए आप उनकी भी सपोर्ट करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाइए और उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर कक्षाओं से संबंधित जानकारी और आने वाली विज्ञप्ति की भी जानकारी वहां पर मैं देता रहूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अति शीघ्र आने वाली गणित और विज्ञान की कक्षाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।